हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने लास्ट टाइम सीखी थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने सिस और ट्रांस का काफी हद तक बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अब सिस और ट्रांस की इस वैरायटी में अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल कंपाउंड्स का हमने डिस्कशन कर लिया था। अब सिस एंड ट्रांस इन साइक्लो कंपाउंड्स अगर देखा जाए, सिस एंड ट्रांस इन साइक्लो कंपाउंड्स, जैसे सपोज करिए आपने कोई साइक्लो कंपाउंड इस तरह से ले लिया और साइक्लिक है ये, एंड इसका ये आपका H लगा हुआ है, दिस इज योर CH3, ये आपका H लगा है और ये CH3 है बेटा। तो इस तरह से ये आपका H और CH3 देखिए सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड आपका ये हो जाएगा, ये H लगा है ये CH3 हो गया, ये आपका H लगा है ये आपका CH3 हो गया। सेम ग्रुप on the opposite side, same group on the opposite side, same group on the same side, same group on the opposite side। तो same group on the opposite side क्या होता है? ट्रांस होता है। same group on the same side क्या होता है? सिस होता है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, आप सिस और ट्रांस को आसानी से पहचान सकते हो कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं। सिस और ट्रांस में अगर आप इस तरह से 4 साइक्लो का होता, 4 नंबर कार्बन का अगर साइक्लो होता, इफ there is a cyclo of 4 carbon, and if you are getting this is CH3 and this is CH3, this is your C2H5 and this is your C2H5, this is your C2H5, this is your C2H5, so you can say कि if both groups are on the same side, both groups are on the same side, so they are cis। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो cis है। और अगर यहीं पर ये आपके ग्रुप्स अपोजिट साइड में आ जाते हैं, दिस इज योर CH3, दिस इज C2H5, दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर C2H5। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, सो यू कैन से दिस इज योर ट्रांस। हम कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांस होगा, राइट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा सिन और एंटी का, सिन एंड एंटी। सिन एंड एंटी का कॉन्सेप्ट आता है। सिन और एंटी के कॉन्सेप्ट में जरा देखिएगा, सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है। सिन का मतलब और एंटी का मतलब, दोनों का मीनिंग क्या है। सिन मीन्स होता है बेटा, सिन बिल्कुल सिमिलर होता है, सिन आपका सिमिलर होता है सिस के, और एंटी सिमिलर होता है ट्रांस के। सिंस आपका सिमिलर होता है सिस के और एंटी सिमिलर होता है ट्रांस के। अब जैसे आप इनकी बात करें कि इस तरह का नोमेनक्लेचर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इस तरह का नोमेनक्लेचर हमें नॉर्मली ऑक्साइम्स में मिलता है एंड एजो कंपाउंड्स में मिलता है। ऑक्साइम्स में मिलता है और एजो कंपाउंड्स में मिलता है। ऑक्साइम बेटा आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे 2 तरह के होते हैं। वैसे तो ऑक्साइम का जनरल ये तरीका होता है, दिस इज योर एक्साइम, ऑक्साइम का ग्रुप होता है ये। और एजो क्या होते हैं, एजो का अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन डबल बॉन्ड एन, जहां पर ये होता है तो ये आपके एजो ग्रुप या एजो कंपाउंड्स कहलाते हैं। यहां पर ये ऑक्साइम है C डबल बॉन्ड NOH। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे कैसे बनते हैं। चलिए थोड़ा सा अंदाजा देता हूं मैं ऑक्साइम के बारे में, आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा देता हूं व्हाट डू मीन बाय द ऑक्साइम। ऑक्साइम कैसे बनते हैं, देखो ये होता है कीटो ग्रुप, या तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा। और अगर इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन इसे कहते हैं, इस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हो ना, तो इसकी रिएक्शन के दौरान ये यहां से सीधे सीधे ऐसे H2O निकल जाता है और दोनों के बीच में ये बॉन्ड क्लब कर जाता है, C डबल बॉन्ड N और OH, इस तरीके से ऑक्साइम बन जाता है। अब यहां पे लगे हुए 2 ग्रुप्स में से अगर एक ग्रुप आपका हाइड्रोजन होगा एंड अदर ग्रुप इज R, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एल्डो ऑक्साइम, तब हम इसे एल्डो ऑक्साइम कहेंगे। और अगर यहां पर आपका C ये है और यहां पर दोनों ग्रुप आपके
R1 R2 इस तरीके से R1 R2 इस तरह से ये हो गए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। सेम ग्रुप्स होंगे तब बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, याद रखिएगा। सेम ग्रुप्स आपके डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आपके यहाँ पर एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है या कुछ और है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं कीटो ऑक्साइम। खैर ये हमारा यहाँ का स्टडी ऑफ कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से आइसोमेरिज्म होगी और किस तरीके से नहीं होगी। याद रखिएगा अगर यहाँ पर दोनों H होंगे तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, और अगर यहाँ पर दोनों R सिमिलर होंगे तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, उनको डिफरेंट होना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिन और एंटी के कॉन्सेप्ट में क्या आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है H एंड CH3, तो यहां पर कंपेयर किया जाता है, अगर H और दूसरा R है देन यू हैव टू कंपेयर विद H, तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा H के साथ। याद रखिएगा इफ H एंड OH both are on the same side, if H and OH both are on the same side, then it will be called as sin, then it will be called as sin। जब भी कभी H और R वहां पर मौजूद होंगे then you will compare with H, और H के साथ आप कंपेयर करोगे कि H and OH are on the same side। अगर यही H and OH में आपका डिफरेंस होता और ये आपके CN है, and it will be like this, this is your OH and this is H and this is CH3, so H and OH are on the opposite side, H and OH are on the opposite side, so it will be called as anti, तो इसको मैं एंटी कहूंगा। It will be called as sin, ये आपका sin कहलाएगा, ये आपका एंटी कहलाएगा बेटा, ओके। एंड देन यू कैन से sin और एंटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। मैं एक बात और एग्जांपल ले सकता हूं, इस एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कीटो ऑक्साइम्स की। अगर कीटो ऑक्साइम्स होते हैं तब क्या होता है और उसमें सिन और एंटी कैसे होता है। कीटो ऑक्साइम बेटा, कीटो मतलब दोनों तरफ दो कार्बन दोनों पे एल्काइल ग्रुप का होना। अब लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग, लाइक दिस इज योर CH3 and this is your C2H5 and this is your N, and if you are taking this is your OH, okay। मान लीजिए ऐसा होता है, या सपोज करिए आप इस तरीके से एक और बना लेते हो, if you are making again a different number, this is your N, ये आपका N है, और यहां से आपका ये OH बन जाता है, this is your C2H5 and this is your CH3, और ये आपका this is your CH3 and this is your C2H5। in this situation जरा समझिएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि यार हम अगर इसको सिन कहना चाहें तो इसके इथाइल के तो सिन हो जाएगा और ये मिथाइल के तो एंटी हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड होता है तो एंटी होता है और सेम साइड होता है तो सिन होता है। तो अगर अपोजिट साइड है तो ये आपका इसके एंटी इसके सिन, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है भाई। तब एक रूल बनाया गया कि इफ देयर आर टू एल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन, देन सी विच एल्काइल ग्रुप विच इज अल्फाबेटिकली बिफोर, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर करिए। जैसे यहां पर ये आपका इथाइल है और ये आपका मिथाइल है, सो ई विल कम, ये आपका ई आया है तो इथाइल एंड मिथाइल, तो कंपेयर विद इथाइल बिकॉज दिस इज अल्फाबेटिकली बिफोर, ई पहले आता है एम बाद में आता है। तो अब आप समझिए अल्फाबेटिकली जो पहले आ गया हमने उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, अल्फाबेटिकली ये पहले आ गया। अब नाउ दीज टू ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, सो इट विल बी कॉल्ड एज सिन, एंड दीज टू ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, सो इट विल बी कॉल्ड एज एंटी। तो इसको सिन कहेंगे और इसको एंटी कहेंगे। एक तरीका ये होता है इसके नोमेनक्लेचर का। ये थे आपके एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। इससे पहले मैंने साइक्लो बताया कि साइक्लो में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिन एंड एंटी इन azo compounds, sin and anti in azo compounds। देखिए जैसे
मान लीजिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट n डबल बॉन्ड n and one is pH and other one is pH, okay, and one lone pair is there and second lone pair is there. Obviously nitrogen will have lone pair, and the next structure is n double bond n. This is your pH, this is your pH, and again this is your lone pair, and again this is your lone pair. याद रखिएगा कि इस तरह से चीजें आप दिख रही होंगी आपकी कि both groups are on the same side or both lone pairs are on the same side, so you can say this is syn, and if both groups are on the opposite side and both lone pairs are on the opposite side, you can say this is your anti. तो ये आपका एंटी हो जाएगा और ये आपका सिन हो जाएगा. अंडरस्टैंड? चलिए ये आपका सिन हो गया और ये आपका एंटी हो गया. सिन एंटी इन एजो कंपाउंड्स. इस तरह से हमें ये चीजें मिल गई. तो एजो का भी मिल जाए, साइक्लो का भी मिल जाए, ऑक्साइम्स का भी मिल जाए, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने. बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे तो हमने एक लिमिटेशंस को देखा था वहां पर कि कुछ टू ग्रुप्स और बोथ ग्रुप्स और एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी सिमिलर, शुड बी सेम. लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ऑब्टेन करने की कि जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बनने की पॉसिबिलिटी हो लेकिन वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, सारे ग्रुप्स डिफरेंट है या थ्री ग्रुप्स आर डिफरेंट है, then how will you identify which geometrical isomer will show cis and trans? So IUPAC suggested a new nomenclature and that is called E and Z nomenclature, and basically that is called EZ nomenclature. EZ nomenclature. IUPAC will suggest which transformation, so you will say E and Z nomenclature. E basically is representing antigen, and which is very similar to trans, and Z is basically representing zoosomer, which is very similar to cis. लेकिन Z आपका जूजोमन की को एंटीजन करता है और ई आपका एंटीजन को करता है. सो दिस इज योर ट्रांस एंड दिस इज योर सिस. तो ये आपका सिस कहलाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज सिस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस. ओके बेटा, चलिए EZ नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई EZ नोमेनक्लेचर. तो ये ट्रांस की तरह है, ये सिस की तरह है. बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर टू डबली बॉन्डेड कार्बन है एंड वन ग्रुप इज देयर एंड वन ग्रुप इज देयर, तो उसकी प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लो. प्रायोरिटी का एक तरीका बताया. प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लो कि कैसे, किसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, किसको लो प्रायोरिटी देंगे. अब टू ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली वन ग्रुप यहाँ पर है, टू ग्रुप यहाँ पर है, तो उसको प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लो. जैसे कोई ग्रुप है G1 है एंड एक और G डैश है, एक ग्रुप लगा हुआ है G, एक ग्रुप लगा हुआ है G डैश. तो इसकी प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लो. प्रायोरिटी कैसे सिलेक्ट करोगे? प्रायोरिटी सिलेक्ट होगी बेटा एटॉमिक नंबर से. प्रायोरिटी कैसे सिलेक्ट करोगे? एटॉमिक नंबर से. जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी वैसी ली जाएगी. जैसे मान लीजिए इन दो ग्रुप्स में इसका सपोज करिए एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका कम है, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दो, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दे दो. इसी तरह से यहां पर भी टू ग्रुप्स होंगे ऑब्वियसली. सपोज करिए G डैश हो गया, G है एंड G डैश है. यहां पर भी अगर, और इसमें भी आपने प्रायोरिटी सिलेक्ट की, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको आपने प्रायोरिटी 1 की दे दी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको प्रायोरिटी 2 की दे दी. देन यू विल ऑब्जर्व same priority on the same number, same priority on the same side is called Z, and same priority on the opposite side is called E. तो इस तरह से बेटा यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, दो प्रायोरिटीज आएंगी. ऑब्वियसली अगर सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूं तब ये बेहतर तरीके से समझ पाओगे. इफ यू विल टेक C डैश C and this is your Cl
दिस इज योर Br, दिस इज योर F एंड दिस इज योर I। ये आपका Cl है, ये आपका Br है, ये आपका I है, और इसको आप करना चाहते हो, इसको आप देखना चाहते हो। अब जरा समझिए आप कि अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अब इस कार्बन के अराउंड देखिए आप, इस कार्बन के अराउंड व्हेन यू विल सी, ऑब्जर्व व्हेन यू विल सी कि ये है दिस हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक नंबर और मोर एटॉमिक नंबर इन टू दीज टू ग्रुप्स। अब हमें उस ग्रुप्स की बात अभी नहीं करनी है, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम नंबर 1 की प्रायोरिटी देंगे और इसको हम नंबर 2 की प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद देखिए, अब इन दोनों को आप चेक करिए, इन दोनों को आप चेक करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी दे दी, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसकी नंबर 2 की प्रायोरिटी दे दी। अब देखिएगा सेम प्रायोरिटी आपको यहाँ पर सेम साइड में दिख रही है, 2 ऑन द सेम साइड, 1 ऑन द सेम साइड। सो अगर आप वैसे से ट्रांस देखना चाहते तो आप कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये प्रायोरिटी का तरीका ऐसा है जो कि RS तक आपके काम में आएगा, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहां पर भी आपके काम आएगा। अब इस चीज को जरा ऑब्जर्व करिए आप कि सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड एंड सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, इट विल बी कॉल्ड एज Z। याद रखिएगा, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन सेम साइड means Z, and same priority on opposite side means same priority on opposite side means E। जैसे यही वाला मॉलिक्यूल है हमारा, ये सेम मॉलिक्यूल को अगर हम इस तरह से लिखें, मान लीजिए हमने इसको Cl इधर कर दिया और Br हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा I ऐसे ही रहता है और ये हमारा F ऐसे ही रहता है। तब हम यहाँ पर एक प्रायोरिटी का ऑर्डर सिलेक्ट करना चाहते हैं। प्रायोरिटी के ऑर्डर को सिलेक्ट करने के लिए देखिए, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी प्रायोरिटी कम होगी। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 होगा। जितना जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उसकी प्रायोरिटी उतनी ही नंबर 1 पे होती है। समझ गए? तो ये प्रायोरिटी रूल कहलाता है, और ये प्रायोरिटी रूल EZ से लेकर RS नोमेनक्लेचर तक आपके काम आने वाला है। तो यहां पर आपका IRF देखिएगा। अब नाउ यू कैन सी सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड। मैंने देखिए लिखा है सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड। बेटा सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड मींस, आप समझ सकते हो इस बात को कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका E। इस तरह से आप बहुत ही इजीली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो कैसे निकाला जाएगा। इस प्रायोरिटी रूल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये जो प्रायोरिटी रूल है जिसकी हेल्प से हम EZ नोमेनक्लेचर इन सबको देखते हैं, इस प्रायोरिटी रूल में क्या होता है बेटा, बेसिकली इस प्रायोरिटी रूल में ये होता है कि जैसे सपोज करिए आपका कोई लाइक इफ देयर इज अ CH ऐसे कोई ग्रुप है, तो इसको अगर कंपेयर आप करना चाहोगे ना तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में लिख लेना। जैसे मान लीजिए आप C डबल बॉन्ड C का करना चाहें तो इसको आप क्या करोगे, C सिंगल बॉन्ड C, और इस तरह से C और C इस तरह से लिख लेना। जैसे आप सपोज करिए इसे इस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हो आप, तो इसको इस तरह से आप लिख लेना, डबल बॉन्ड को इस तरह से लिख लेना, ये आगे भी आपके काम आता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंस ना मिले, मतलब लाइक आपने पहला आइटम कंपेयर किया और पहले आइटम का कंपैरिजन पे सपोज करिए आपका दोनों का सेम नंबर आ गया, दोनों कार्बन आ गए दोनों जगह पर, तो सेकंड आइटम पे जाइए, सेकंड आइटम पे समझिए कि सेकंड आइटम पे क्या है, फिर अगर वहां पर भी मैच कर जाए तो थर्ड आइटम पे जाइए। ये कहलाता है आपका प्रायोरिटी रूल। और जहां पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मिल जाए बेटा वहां पर ये कर लीजिए। अगर कहीं पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मिले ही ना, मान लीजिए दो साइड में दोनों आपने उसने आइसोटोप्स लगा दिए, कंडीशन में आपको फिर प्रायोरिटी को सिलेक्ट करने के लिए
एटॉमिक वेट की मदद करनी लेनी पड़ेगी। जहां पर एटॉमिक वेट ज्यादा होगा फिर प्रायोरिटी हम उसे नंबर 1 की देंगे। ओके, फिलहाल हमने समझाया आपको कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से आता हो तो उसको ऐसे कर लेना, सी ट्रिपल बॉन्ड CN आपका ये आ गया और ये आपका N आ गया और ये आपका N आ गया। ये आपका ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, कुल मिला के ये कहानी आपके सामने आएगी। चलिए एक एक एग्जांपल देखेंगे और तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। यहां पे हम बात करेंगे C डबल बॉन्ड C की, एंड इफ आई एम टेकिंग हियर F and other one I am taking as a OH, here I am taking, this is your CHO, here I am taking CN। मान लीजिए आपके सामने ये सिचुएशन है और आपको कंपेयर करना है कि E और Z क्या होता है, तो जरा समझिए। पहले एक कार्बन को देखते हैं, यहाँ पर इस ग्रुप पे जाते हैं, ये F पहला एटम हमें F मिलता है, यहाँ पर जाते हैं पहला एटम हमें O मिलता है। बताइए दूसरे एटम पे अभी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले एटम में हमें ये देखने को मिलता है कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर F का ज्यादा है। एटॉमिक नंबर अगर F का ज्यादा है तो उसको पहली प्रायोरिटी दे दी, इसका उससे कम है तो उसको दूसरी प्रायोरिटी दे दी। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, भाई प्रायोरिटी सिलेक्ट हो गई। लेकिन चलिए इस पे आते हैं, यहाँ पर देखिए पहला एटम कार्बन, यहां पर भी पहला एटम कार्बन, लेकिन यहां पर दूसरा एटम नाइट्रोजन है और यहां पर दूसरा एटम ऑक्सीजन है। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है ना, 8 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको वैसे तो हाइड्रोजन दिख रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन को दूसरे के कंपैरिजन में हाइड्रोजन को सबसे बाद में रखते हैं, ठीक है बेटा। जब भी कभी मिक्स करके ऐसा कहीं दिख जाए तो हाइड्रोजन को बाद में रखा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, और लिखेंगे आप तो भी लिखने पर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए इसी को आप लिखते तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो आप पहले हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, आपको लगेगा यार इससे तो ये पहला कार्बन ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता था, लेकिन दूसरा इसे माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बाद में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इन चीजों को देखा और इन चीजों को देखने के बाद चीजों को समझा कि भाई ये तो प्रायोरिटी आपकी इसकी नंबर 1 हो सकती है और इसकी प्रायोरिटी आपकी नंबर 2 हो सकती है। नाउ सी कि सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड मींस एक एक नंबर अलग अलग, एक एक नंबर अपोजिट है, दो दो नंबर अपोजिट हैं, इसका मतलब ये ई है। यहीं पर अगर हम इस चीज को ऐसे देख लें, ये आपका C डबल बॉन्ड C है और ये आपका अब देखिए इसका इसका इसमें नंबर 1, इसमें नंबर 2, और यहाँ पे इसमें नंबर 1 नहीं, यहाँ पे इसमें नंबर 1 और इसमें नंबर 2। पता है ना आपको, कार्बन के बाद कार्बन है और यहाँ भी कार्बन के बाद कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। अब मुझे बताइए जरा, अगर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है या कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? तो हमें पता चला कि भाई ऑक्सीजन का है, इसका मतलब उसको नंबर 1 की प्रायोरिटी दी। सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड Z, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड E। इस तरीके से हमने E और Z का कैलकुलेशन सब तरफ से किया। और भी एक आध ग्रुप अगर हम लेना चाहें एग्जांपल तब भी और भी ले सकते हैं। इस मान लीजिए ऐसा लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए थायो एल्कोहल का ग्रुप है और ये एल्कोहल का ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसी का ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। और आपसे कहा जाए कि भाई आप एटॉमिक नंबर के बेस पर इसकी प्रायोरिटी को सिलेक्ट करिए, तो आप पहले इधर जाते हो तो पहला आइटम आपको सल्फर मिलता है, इधर जाते हो तो पहला आइटम आपको ऑक्सीजन मिलता है। अब बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यार, सल्फर और ऑक्सीजन में जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्सीजन कहाँ 8 पर होता है, सल्फर कहाँ, है ना? बताइए
यस 16 पे होता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कि इसको आप नंबर 1 की प्रायोरिटी देंगे और इसको आप नंबर 2 की प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करें तो हाइड्रोजन 1h1 होता है और ड्यूटेरियम 1h2 होता है। अब यहाँ तो दोनों जगह पर एटॉमिक नंबर बराबर है, तो जब दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर आ गया, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपेयर करिए एटॉमिक वेट से। यहाँ पर इसका वेट 1 है और इसका वेट 2 है, सो ऑब्वियसली विल गिव यू प्रायोरिटी नंबर 1 एंड नंबर 2। इस तरीके से हमने इनको प्रायोरिटीज अलग अलग दी बेटा कि इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी मिलेगी और इसको नंबर 2 की प्रायोरिटी मिलेगी। यू कैन सी हियर सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द अपोजिट साइड, सो इट विल बी कॉल्ड एज ई। इसी को थोड़ा सा हम बदल देते, अगर थोड़ा सा बदलने पर हमारी चीजें बदल सकती थी। मान लीजिए ये आपका OH ऊपर लिखा होता, ये SH नीचे लिखा होता, और ऐसी सिचुएशन पे हमारा H ऐसे होता और D हमारा वैसे ही होता। नाउ अगेन गिव यू नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2, एंड इन दिस सिचुएशन इट विल बी एज Z। और इस तरीके से हम इसे Z कह देते क्योंकि सेम प्रायोरिटी सेम साइड की, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड होती, and that will be called as Z. Okay? तो ये था बेटा आपका अभी तक का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद अब हमारे पास दो चीजें बची हैं जिनको हमें करना है, और दैट फर्स्ट थिंग इज बेसिकली, वो पहली बात, वो पहली चीज क्या है, तो वो पहली चीज है आपकी, एक तो बचती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी बचती है आपकी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल ये दोनों आपकी यहां पर आती हैं। तो ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल, तो याद रखिएगा कन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, कन्फिगरेशन पे बेस्ड होती है। और ये आपकी कन्फर्मर है, कन्फर्मर है। इट रिक्वायर्ड फ्री रोटेशन, इसको फ्री रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, फ्री रोटेशन रिक्वायर्ड होता है। That's why this is generally occurred in saturated compounds. It requires asymmetric molecule. इसमें किसी भी तरह की कोई भी asymmetric molecule, कोई भी किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्टेन करना चाहते हो तो मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं हो, यानी मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक इन ईच एंड एवरी मैनर। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए सबसे एक जनरल तरीका होता है कि उसके अंदर कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन अगर है तो वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ऐसा है कि अगर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल तब भी बन सकता है इफ देयर इज नो कायरल कार्बन, विद कायरल कार्बन, विदाउट कायरल कार्बन। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल दोनों तरीके से बन सकता है, विद कायरल कार्बन एंड विदाउट कायरल कार्बन। विदाउट कायरल कार्बन भी असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन सकता है। तो याद रखिएगा अभी तक जो 12th तक आप पढ़ रहे थे जहां पे कायरल कार्बन होगा वही ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, सो दैट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। कायरल कार्बन मेन चीज नहीं है, मेन चीज है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का होना, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक हो। इफ मॉलिक्यूल असिमेट्रिक तो चाहे वहां पर कायरल कार्बन है या नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कि कोई कायरल कार्बन नहीं है बट द मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, लाइक एलीन्स, लाइक बाइफिनाइल्स, अंडरस्टैंड? सो दे हैव different types of they have different type like without chiral carbon, but they are asymmetric molecule. If anyone is asymmetric, so that will represent, that molecule will represent optical isomerism. सवाल उठता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? ऑप्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म?
इसके मीनिंग को हम समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग को हम समझते हैं जरा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। ऑप्टिकल, जैसा कि आप ऑप्टिकल वर्ड से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लाइट से रिलेटेड है। अब जरा ध्यान से देखिए कि हमारी जो लाइट होती है बेसिकली, अगर हम एक नॉर्मल लाइट की बात करें तो उसकी तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन उसके पार्टिकल्स की हो रही होती है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ये आपका हर डायरेक्शन में लाइट आपकी जा रही है। फिर अगर हम इसको निकोल प्रिज्म से गुजार दें, एक निकोल प्रिज्म होता है, और इस निकोल प्रिज्म से इफ वी पास दिस light from the Nicol prism, so now tell me one thing, this light will become polarized light, plain polarized light. This light will become plain polarized light, like it will be like this. ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ना लेफ्ट को टर्न है ना राइट को टर्न है। दिस इज प्लेन polarized light, means particles are vibrating in one direction. Particles are vibrating in, नॉर्मल लाइट क्या होती है, नॉर्मल लाइट में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन एवरी डायरेक्शन। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन मल्टी डायरेक्शन। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन मल्टी डायरेक्शन, और जब ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, जब ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, तो एंड इन दैट सिचुएशन कि पार्टिकल्स आपके सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स vibrate in one direction. This is called plane polarized light. Plane polarized light. क्योंकि ये वर्ड आपको सीखने को देखने को मिलेगा जब आप देखोगे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक पोलैरीमीटर होता है बेटा, एक पोलैरीमीटर होता है। ये आपका एक पोलैरीमीटर है, मान लीजिए ये एक ट्यूब है उस पोलैरीमीटर की, ट्यूब है और उस ट्यूब की लेंथ आपकी L है। So, इसकी जो लेंथ है that will be basically taken as in डेसीमीटर। याद रखिएगा इस बात की कि ये यूनिट भी ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज जनरली कॉल्ड एज DM, डेसीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो डेसीमीटर के फॉर्म में ली जाती है। और इसमें जो एक आपने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस रखा है, आपने ये चेक करने के लिए कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ये ऑप्टिकल आइसोमर, ऑब्वियसली अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। तो आपने ये एक इसमें सब्सटेंस रखा हुआ है ये चेक करने के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने ली, कॉन्सेंट्रेशन आप यहां पे उसकी लेते हो। फिर यहां से आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइक मैं इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके बल्कि और अच्छे से कर सकता हूं। मैं अपने स्टाइल में करता हूं थोड़ा सा। यहां से आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे गुजारी जाती है, इस ट्यूब से गुजारी जाती है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो अभी बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, अगर ये लेफ्ट या राइट टर्न हो जाती है,
अगर ये लेफ्ट या राइट टर्न हो जाती है तो समझ लीजिएगा ये जो सब्सटेंस इसके अंदर रखा हुआ है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड मेकिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा। अब कौन सा होगा, चाहे वो डी होगा या एल होगा, अब वो कौन होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर ये लेफ्ट या राइट कर रहा है तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये लेफ्ट कर रहा है, याद रखिएगा दो तरह से पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस तरीके से हो जाएगी, तो ये राइट टर्न कर गई, राइट टर्न कर गई, थोड़ी सी राइट टर्न हो गई, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी इस तरीके से टर्न हो जाएगी, लेफ्ट टर्न हो जाएगी। तो अगर लाइट आपकी लेफ्ट राइट टर्न हो रही है तो इस तब भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लेफ्ट टर्न हो रही है तब भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन दोनों केसेस में कंपाउंड का नाम का तरीका अलग अलग होगा। अगर ये राइट टर्न कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये लेफ्ट टर्न कर रहा है तो इसके इस लेवियो रोटेटरी, तो इसको हमने लेवियो रोटेटरी कहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, जरूरी नहीं था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना हो। ये आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह से हो सकता है, या तो ये लाइट को लेफ्ट टर्न करेगा या लाइट को राइट टर्न करेगा। अगर ये लेफ्ट टर्न करता है तो ये लेवियो है, और ये स्मॉल एम एल से या नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ये राइट टर्न करता है तो ये डेक्स्ट्रो है, और ये स्मॉल डी से या पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, इसे हम पॉजिटिव से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और या इसे हम एल से या हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपने दो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमें मिला, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सवाल इस बात का उठा कि ये जो यहां से इस तरीके से ये जो एंगल रोटेट हुआ है, ये जो एंगल रोटेट हुआ है, दिस एंगल इज बेसिकली रोटेटेड, ये एंगल इस तरीके से यहां से रोटेट हुआ है। ये देखिए, ये राइट को रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट को रोटेट कर रहा है। तो यहां से जो ऑब्जर्व रोटेशन है, जो ऑब्जर्व रोटेशन है दैट इज कॉल्ड थीटा, पर उसको डिफाइन किया गया स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म में। तो अगर बात की जाए स्पेसिफिक रोटेशन की, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस वेवलेंथ की लाइट ली है आपने। सोडियम लाइट ली है मान लीजिए, कितने टेम्परेचर पे लिया है, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिया हुआ है, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन मेजरली जो इसका फॉर्मूला होगा जिस पर ये डिपेंड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा जहां पर ऑब्जर्व रोटेशन है, जो ऑब्जर्व हुआ रोटेशन, थीटा जहां पर ऑब्जर्व रोटेशन है, सी जहां पर कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ सब्सटेंस जो कि यहां पे लिया गया है, ग्राम पर एमएल में है, और लेंथ आपकी, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, और वो आपकी डेसीमीटर में है। ये सारे मैंने यूनिट भी इसलिए बता दिए कि कहीं कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो जाए। इन्हीं टर्म्स में दिया जाएगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं है किसी और में। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो आपने देखा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था जिसे हमने ऑप्टिकल आइसोमर कहा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हमने कहा कि वो दो फॉर्म में मिल रहा है, एक डी में एक एल में। बेसिकली दीज डी एंड एल आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। These D and L are called as enantiomers। अब सवाल, इनको एनेंटियोमर्स कहते हैं बेटा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो मॉलिक्यूल, वो आपका असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा।
यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मींस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सवाल उठता है कि सर ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो मैंने कहा बेटा ये मेजरली 3 टाइप के होते हैं। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना तो वहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना ही वहां पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए,